टाइप्स ऑफ मेमोरी ऑफ लर्नर्स, मतलब कि कोई अगर व्यक्ति कोई चीज सीखता है तो उसके पास जो मेमोरी होती है, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है, कौन से नॉलेज को किस मेमोरी में स्टोर करता है, इससे जो है हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग को बस इसमें क्या रखना कि बेसिक इसका डिफिनेशन एकदम हमारे दिमाग में होना चाहिए। और इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, जस्ट जो आपको पिछले साल पूछा गया था दिसंबर में। तो आप जब उसका आंसर देंगे इसको पढ़ने के बाद, तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना बेसिक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। लेकिन जो लोग इसको पढ़े होंगे उनके लिए एकदम बेसिक है, जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड है। ओके, तो सबसे पहला जो मेमोरी होता है वो होता है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का जो डिफिनेशन होता है कि दिस टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब कि जो हमारे फाइव सेंसर्स होते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और आँख, कान, नाक, त्वचा और एक सेंस क्या होता है? हाँ हाँ, ये तो भी मान सकते हैं। ओके, तो इनके द्वारा अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलती है, जैसे कि हमने किसी हार्ड सरफेस को अगर छुआ, तो जस्ट हम उसको जब तक छुए रहेंगे तब तक वो, जब तक हम उसे टच किए रहेंगे तब तक तो वो डाटा हमारे पास आता ही रहेगा। लेकिन हम उसको अगर वहां से अपने फिंगर को या अपने किसी भी पोर्शन को हटाएंगे वहां से, तो हमें ये लगता है कि कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड तक वो चीज हमें महसूस होती है कि हमने कोई गर्म चीज छुआ था। उसी तरीके से जो भी फाइव सेंसेस से हमारे पास जो डाटा आता है, हमारे दिमाग के पास जो डाटा जाता है, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे मेमोरी में रहता है। तो इस मेमोरी को हम लोग सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। ओके, आफ्टर द ओरिजिनल स्टिमुलस है कि, मतलब कि जब हम लोग अपना सेंस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं उस इंफॉर्मेशन को लेने से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी हार्ड सरफेस को हमने टच किया, उसके बाद जब हम अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड्स तक ऐसा लगता है कि हमने वो हार्ड सरफेस अभी छू रखा है, वहां से हमारा इंफॉर्मेशन जो है हमारे तक आता रहता है। तो वो इंफॉर्मेशन जिस मेमोरी में स्टोर होता है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसे हम लोग सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। इसमें जो है दो टाइप्स की मेमोरी होते हैं, एक होता है आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक का मतलब है कि जो चीज विजुअल होती है, जैसे कि आंख से जो चीज हम लोग देखते हैं वो हो गया। और इकोहिक मेमोरी, जो चीज हम लोग सुनते हैं। इसके अलावा अ, जो चीज हम लोग टच करके अगर कहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो भी इस मेमोरी के हिस्से में आएगा। ओके, सबको क्लियर है ये सेंसरी मेमोरी क्या होता है? ओके, इसमें हमको दो चीज याद रखना है कि ये जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मिली सेकेंड्स टू सेकेंड्स। ओके, जब हम लोग अपने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हार्ड सरफेस को टच किया, हाथ अपना हटा लेंगे या जो भी चीज इंफॉर्मेशन जहाँ से आ रहा है अगर हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो वो इंफॉर्मेशन एकदम से डिस्कनेक्ट नहीं होता, वो कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड्स के लिए हमारे माइंड में वो बना रहता है। तो इसको हम लोग सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। इसको अगर हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी से देखें, तो कंप्यूटर में एक मेमोरी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, चैके मेमोरी। कभी आप लोगों ने सेटिंग अगर देखी हो किसी ऐप के, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक चेक या चेक मेमोरी करके जो एक मेमोरी होता है कंप्यूटर के पास, वही जस्ट ये है। ओके, दूसरा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, एसटीएम, जिसको हम लोग शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं। एसटीएम आल्सो नोन एज द वर्किंग मेमोरी is where information is temporarily stored and manipulated for a short period. It has limited capacity
typically 5 to 9 times, and it's crucial for tasks such as problem solving and comprehension. ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो हमारे कंप्यूटर या हमारे फोन में जो रैम होता है उसके जो है सिमिलर होती है। जैसे कि हम कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं या कोई चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो समझ होती है, उसका जो मेमोरी, हमारे पास जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, जब तक हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं तब तक ज्यादा होता है। और हम लोग जब इस प्रोसेस को बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो चीजें हमें भूलने लगती हैं। तो कुछ ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमारी वो सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होती हैं। उसी चीज को हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको 5 लाइन एकदम वर्ड टू वर्ड याद करने के लिए दिया जाए, तो आप जो है उसे एक बार, दो बार, तीन बार जब रटेंगे, हो सकता है कि 1 मिनट बाद जो है आप उसे बहुत अच्छे से पूरा जैसे आपको बताया गया वैसे आप बोल सकें। लेकिन 2 मिनट या 3 मिनट बाद वो सारी चीजें आप हो सकता है कि भूल जाए। तो इसी चीज को हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। मतलब कि ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्परली स्टोर्ड एंड मैनिपुलेट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यूजली सेकेंड टू मिनट। हम लोग देख रहे हैं कि जो सेंसरी मेमोरी है उसमें मिली सेकेंड टू सेकेंड्स तक है, और शॉर्ट टाइम मेमोरी में सेकेंड से मिनट तक वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे मेमोरी में जब होता है तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। ओके। और इसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है किसी चीज को कैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये सब सारी चीजें जो होती है वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। क्लियर है सबको? क्लियर है तो एक बार आप लोग बता दीजिए जल्दी से, नहीं तो आगे बढ़। ओके। थर्ड जो है इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको हम लोग एलटीएम बोलते हैं। एलटीएम का मतलब है कि जो हमारे फोन में रोम होता है, रोम और रैम में अंतर आप सभी लोगों को पता है। रैम हमेशा 6 से 8 जीबी या 12 जीबी या बहुत होगा तो 16 जीबी होता है। और रोम जो होता है हमारे फोन में वो 64, 128, 256, 512, 1 टीबी तक होता है। तो रोम जो होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है हमेशा ज्यादा होती है, और रैम की कैपेसिटी जो है हमेशा कम होती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एसटीएम जो था उसकी कैपेसिटी कम होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। और एलटीएम जो होता है उसकी कैपेसिटी ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी जो बोलते हैं। एलटीएम इज स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द एक्सटेंड पीरियड। मतलब कि वो सारी क्रियाओं में जब तक आप इन्वॉल्व हैं उससे हटने के बाद जो इंफॉर्मेशन आपको लंबे पीरियड तक याद रखना है, जैसे कि मंथ मंथ नेम और डेज नेम हम लोगों ने जब बचपन में लर्न किया था, वही सारी चीजें अभी तक जो हमारे दिमाग में है। हमारे घर का पता, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सब सारी चीजें जो है वो हमारे कहाँ फिट हो गई है, एलटीएम में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। वो सब चीजें चली गई जिससे कि वो एक एक्सटेंडेड पीरियड तक हमें सारी चीजें याद रहती है। ओके। इट हैज पोटेंशियली अनलिमिटेड कैपेसिटी एंड कैन स्टोरेज इंफॉर्मेशन इनडिफिनिटेंट, असंख्य इंफॉर्मेशन को ये जो है स्टोर कर सकता है। और इसकी कैपेसिटी जो होती है उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। जैसा कि बोला जाता है कि हमारा दिमाग जो है इसका कोई लिमिट नहीं है, हम लोग उसे जितना फोर्स करेंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो एडॉप्ट कर सकता है, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो गेन कर सकता है। इसको हम लोग एलटीएम बोलते हैं। ओके। एलटीएम के अंदर जो है दो टाइप्स की मेमोरी होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी और एक होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी में हम लोग जब देखेंगे तो ये है कि आल्सो नोन एज द डिक्लेरेटिव मेमोरी, दिस टाइप इन्वॉल्व कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स एपिसोडिक मेमोरी, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सेमांटिक मेमोरी, फैक्ट एंड जनरल नॉलेज। ओके।
एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है, इसमें हमारे खुद का एक्सपीरियंस, जैसे कि हम लोगों ने इस बार जो होली मनाई, उसकी कोई ऐसी याद हमारे दिमाग में अगर रह जाती है, जो हमें याद करने लायक हो, तो वो खुद के एक्सपीरियंस में वो सारी चीजें चली जाती हैं। इसमें भी एक्सप्लिसिट मेमोरी में दो टाइप्स की मेमोरी होती है। पहली जो होती है एपिसोडिक मेमोरी, पर्सनल एक्सपीरियंस जिसमें जाता है, और सेमांटिक मेमोरी जिसमें फैक्ट और जनरल नॉलेज जो है वो जाता है। जैसे कि जो भी फैक्ट और नॉलेज हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा सेमांटिक मेमोरी में इंक्लू गेन होता है, और जो भी हमारी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस होती हैं, वो हमेशा एपिसोडिक मेमोरी में गेन होता है। ओके, इतना क्लियर है सबको? एक्सप्लिसिट मेमोरी क्लियर है सबको? इसमें हमारे कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन का रिकलेक्शन किया जाता है, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट मेमोरी में गेन करते हैं, उसको एक्सप्लिसिट मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ओके, इसके बाद इम्प्लिसिट मेमोरी जो होता है, इसमें होता है कि इम्प्लिसिट मेमोरी रेफर्स टू अनकॉन्शियस रिकलेक्शन of information such as the procedural memory, skill and procedure, primary effect change in behavior due to previous exposure of stimuli। जैसे कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होती हैं, वो सारी चीजें हमें स्किल और जैसे कि लिखने की जो आदत है, लिखने की आदत है, खाने की जो आदत है, चलने की जो आदत है, ये हमारे कहीं कॉन्शियस मेमोरी का हिस्सा नहीं है, ये एक्सप्लिसिट मेमोरी का हिस्सा नहीं है। ये सब सारी चीजें जो है वो इम्प्लिसिट मेमोरी का हिस्सा है। वो सब सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और इसे जो है हम लोग इम्प्लिसिट मेमोरी में स्टोर करते हैं। ओके, जैसे कि जो भी साइकोमोटर डोमेन की चीजें होंगी, साइकोमोटर डोमेन जो भी चीजें हम लोग अपने हाथ से करते हैं, वो सब सारी चीजें हमारे इम्प्लिसिट मेमोरी का हिस्सा होती है। ओके, ये बात करें कि प्राइमरी प्राइमरी इफेक्ट, मतलब कि प्राइमरी इफेक्ट को भी आप लोग को याद रखना है, कि जैसे कि आपके हाथ को अगर मैं किसी गर्म सरफेस पे टच करा दूं, तो यहाँ जो है आपके दिमाग को सोचना नहीं है कि आपको क्या करना है। ये जो है आपको जो स्टिमुलस दिया जा रहा है, मैं आपके हाथ को वहां टच करा रहा हूँ, तो ये आपके हाथ को पता है कि हमें जो है उस सरफेस से तुरंत अपना हाथ जो है वो हटा लेना है, तो इसको हम लोग प्राइमिंग इफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि तुरंत किसी क्रिया का जो है प्रतिक्रिया करना, स्टिमुलस एसआर बोलते हैं इसको। स्टिमुलस के तुरंत बाद जो है हमारा जो रिस्पांस होता है, उसको हम लोग प्राइमिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको इसको भी आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है कि प्राइमिंग इफेक्ट क्या होता है। ओके, इसके बाद एपिसोडिक मेमोरी जो इसमें है, एपिसोडिक मेमोरी जो एक्सप्लिसिट मेमोरी का एक सब कैटेगरी है, involves the recollection of specific event, situation, experience in the temporal context। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार होली जो हम लोगों ने मनाई थी, हो सकता है कि उसकी कोई ऐसी याद जो है हमारे दिमाग में बस जाए, या हम किसी ट्रिप पे जाते हैं उसकी कोई ऐसी एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में रह जाए, तो वो सब कहाँ स्टोर होती है? एपिसोडिक मेमोरी में। ओके, इसमें जो है रिकलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स, सिचुएशन, एक्सपीरियंस इन ए टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। ओके, एपिसोडिक मेमोरी में खूब सारी चीजें होती है। इसी चीज को हिंदी में लिखा गया, पीपीटी आप लोग जब देखेंगे तो इसको आप लोग अच्छे से। इसके बाद अगला जो था, उसी की सब कैटेगरी सेमेंटिक मेमोरी थी। सेमेंटिक मेमोरी में क्या है कि हम लोग
फैक्ट एंड जनरल नॉलेज, ये सब सारी चीजें जो हम लोग स्टोर करते हैं तो उसको हम लोग सेमेंटिक मेमोरी में स्टोर करते हैं। सेमेंटिक मेमोरी इज सब टाइप ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी दैट स्टोर जनरल नॉलेज एंड फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड। इस चीज को हम लोग को याद रखना है कि स्टोर जनरल नॉलेज एंड फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट, आइडियाज, लैंग्वेज एंड मीनिंग। ओके, फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज, कॉन्सेप्ट, आइडियाज, लैंग्वेज, मीनिंग, ये सब सारी चीजें कहाँ स्टोर की जाती है? सेमांटिक मेमोरी में। ओके, उसके बाद प्रोसीड्यूरल मेमोरी, जो इम्प्लिसिट मेमोरी का एक हिस्सा था, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि प्रोसीड्यूरल मेमोरी इज सब टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेम्बरिंग हाउ टू परफॉर्म टास्क, स्किल, प्रोसीड्यूर। इट इन्वॉल्व मोटर स्किल्स, हैबिट एंड रूटीन। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जो भी साइकोमोटर डोमेन की चीजें होती है, जो भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें होती हैं, उसको हम लोग प्रोसीड्यूरल या प्रोसीड्यूरल मेमोरी के द्वारा जो है परफॉर्म करते हैं। ओके, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी एक होती है। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी सब टाइप ऑफ एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, उसकी एक सब टाइप होती है। और इसमें दैट प्रिटेंड्स टू द रिकलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस फॉर वन ओन्स लाइफ। मतलब कि अगर हम कोई ऐसे डाटा का रिकलेक्शन करते हैं जो हमारे खुद के लाइफ से संबंधित हो, हमारे खुद के किसी इवेंट या किसी एक्सपीरियंस से संबंधित हो, तो वो सब सारी चीजें ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में स्टोर होती हैं। इसके बाद स्पेटियल मेमोरी, स्पेटियल या स्पेशियल इसको भी बोलते हैं, स्पेटियल मेमोरी, ये क्या करता है कि स्टोरेज एंड retrieval of information about the spatial environment, including the location of object, landmarks and routes। जैसे कि कोई जगह कहाँ है, जियोग्राफिकल चीजें इसमें स्टोर की जाती है। जैसे कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लैंडमार्क्स एंड रूट, किसी कहीं जगह कहीं जाना हमें, तो उसका जो रास्ता होता है वो किस मेमोरी में हमारे स्टोर होता है? स्पेटियल मेमोरी या स्पेशियल मेमोरी। इसके बाद अगला जो है कि प्रोसेप्टिक सेप्टिव मेमोरी। प्रोसेप्टिव मेमोरी इन्वॉल्व रिमेम्बरिंग ऑफ परफॉर्म प्लांट एक्शन और टास्क इन फ्यूचर। इट इंक्लूड्स रिमेम्बरिंग टू कैरी आउट इंटेंशन सच एज अपॉइंटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशन। ओके, जैसे कि जो भी चीजें हम लोग अपने फ्यूचर में करने वाले हैं, उस चीज का अगर प्लान बनाते हैं तो वो चीज हमारे प्रोसेप्टिव मेमोरी में स्टोर होती है। और जैसे कि एग्जाम हमें देने जाना है, तो हमें कौन कौन सी चीजें ले जाना है, ये सब सारी चीजें याद करने के लिए प्रोसेप्टिव मेमोरी का जो है वो यूज किया जाता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जो 9 टाइप्स ऑफ मेमोरी ऑफ ए लर्नर था, इसको हम लोगों ने देखा। और इसी के आधार पे अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, और उसका जो है आंसर आप लोग हमें जल्दी से दे देंगे। इसका कोई आंसर नहीं देखना था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये जस्ट एक साल या दिसंबर में एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। The organized body of information stored in the memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as। हम लोगों ने एसोसिएशन जैसा कोई मेमोरी पढ़ा था। The organized body of information stored इन मेमोरी, यहाँ मेमोरी वर्ड है, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमने किस किस टाइप की मेमोरी जो है वो पढ़ी है। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस मेमोरी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। चंक
मेमोरी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। एसोसिएशन मेमोरी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। स्कीमा जो है हम लोगों ने पढ़ा है, और स्कीमा की जो डिफिनेशन हम लोगों ने देखी थी वो ठीक यही जो है चीजें लिखी गई थी। द वे न्यू इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रिटेड, स्टोर्ड एंड रिकॉर्ड, यही जो है स्कीमा का जो है डेफिनेशन होता है। सॉरी, स्कीमा मैंने नहीं बताया, ये जस्ट अगले स्लाइड में था। हम लोग देखेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हुई, इसके हाथ में बता देता हूँ स्कीमा। एक मिनट। ओके, स्कीमा के बारे में हम लोग देखते हैं। स्कीमा भी एक टाइप की जो है मेमोरी होती है। इसको हम लोग मेंटल फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। डेट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिटेड इंफॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग गेन करते हैं, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के बाद जो सेकेंड लेवल होता है, हम लोगों ने KC A2 HC ऐसा कुछ पढ़ा था। K फॉर नॉलेज होता है, C फॉर कॉम्प्रिहेंशन, जो सेकेंड स्टेज होता है कॉग्निटिव डोमेन, जब ब्लूम टेक्सोनॉमी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंफॉर्मेशन की समझ और उसको इंटरप्रिटेट करने का जो हमारा मेंटल फ्रेमवर्क होता है, उसी को हम लोग स्कीमा के नाम से जानते हैं। ओके, इट हेल्प इंडिविजुअल प्रोसेस न्यू इंफॉर्मेशन बाय रिलेटिंग इट टू existing knowledge and experiences. Schema come in the various types, include social, cultural event and object and self schema, and they serve functions such as organizing information, guiding interpretation, facilitating memory retrieval, and predicting outcome. Example includes expectation of events like a doctor appointment of stereotype or the certain group. Okay, तो ये था स्कीमा। अब एक बार फिर से इसको देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को, मैंने थोड़ी सी जो है मिस्टेक इसमें कर दी थी। ओके, एक बार फिर से देखिए और बताइए कि क्या ये ऑप्शन जो है इसका सही है। देख लिया आप लोगों ने, बताइए कि इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, ये क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में जो है पूछा गया था, और मेमोरी से हर एग्जाम में जो है एक से दो क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर में जरूर देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। आगे आगे अगर हम लोग देखते हैं, हाँ ये बताइए, द memory of general knowledge and facts about the world as memory of the rules of logic that are used to teach you. ओके, साहिल का सेकंड, सोनाली का सेकंड, ओके जितेंद्र का सेकंड। तो हम लोग देखते हैं कितना जो है सिंपल क्वेश्चन जो है पूछा गया था मेमोरी से रिलेटेड। ओके, तो इसी तरीके से जब हम लोग चीजों को पढ़ के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें जो है बहुत सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा आसान लगेंगी। और यही जो है फर्स्ट पेपर की खासियत है कि अगर आपने चीजों को पढ़ा है तो वो जो है आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए एकदम बिल्कुल कठिन है। ओके,
आगे जो हम लोग को पढ़ना था कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मैंने आपको थोड़ा सा कुछ बताया था, अगर किसी को याद है तो बता दे। कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्या समझते हैं हम लोग। किसी को याद है मैंने क्या बताया था? बताइए, याद है तो सुना ले। ये एग्जांपल मैंने एक दिया था। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब यह है कि हम किसी चीज को किसी एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सीखते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, जो एग्जांपल मैंने दिया था कि जोड़ घटाना गुणा भाग हम लोग थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ क्लास में सीखते हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग कई सारे सिचुएशन में कर सकते हैं। हम लोग हो सकता है कि इसका यूज अपने 11th या 12th की क्लास में करें, हो सकता है कि बीए की क्लास में करें, हो सकता है कि और किसी क्लास में करें। इसके अलावा एक और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है कि मान लीजिए कि आपने पहले अगर जो लोग बाइक चलाते हो, जो चलाते हो या स्कूटी चलाते हो सकता है कि आपने एक्टिवा चलाया हो और आपको एक नई प्रकार की स्कूटी, हो सकता है कि सुजुकी की जो मॉडिफाइड स्कूटी स्कूटी जो आती है वो चलाने को मिले। तो आपने सीखा तो था एक्टिवा चलाना, लेकिन आप सुजुकी की स्कूटी भी चला रही हैं। तो ये भी जो है एक टाइप का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ओके। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग refers to process by which knowledge, skill, attitudes acquire in one context, किसी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में सीखा गया है और उसको अप्लाई किया जा रहा है नए सिचुएशन या नए कॉन्टेक्स्ट में। दिस रेफर्स कैन अकर इन वेरियस इंक्लूडिंग, को हम लोग आगे बढ़े। पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, निगेटिव ट्रांसफर होता है, नियर ट्रांसफर होता है। इसको हम लोग तीनों देखते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब है कि when you previously learned information or skill facilitate learning and performance in new context, जब वो हमारे चीजों को फैसिलिटेट करे, हमें चीजों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करे, तो उससे हम लोग पॉजिटिव ट्रांसफर बोलते हैं। जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग का मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो जोड़ घटाना गुणा भाग का यूज हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग के रूप में नहीं करते हैं। उसका यूज हम लोग आगे कैलकुलेशन का नाम दे देते हैं कि दिस इज ए टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन विच सपोर्ट टू अवर न्यू लर्निंग्स। ओके। तो इसी चीज को यहाँ लिखा गया है कि एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हु हैव mastered basic arithmetic skill in mathematics may find it easier to learn more complex mathematical concept। ओके। तो इसको हम लोग पॉजिटिव ट्रांसफर बोलते हैं। इसके अलावा निगेटिव ट्रांसफर ये होता है कि व्हेन प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन और स्किल हिंडर लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, जब हमारे आगे की लर्निंग में हमारे पीछे की लर्निंग जो बाधा बनने लगे, तो उसे हम लोग निगेटिव ट्रांसफर बोलते हैं। ओके। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल हम लोग देखें अगर कि इफ ए पर्सन लर्न्स टू ड्राइव ए कार विथ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन and then tries to drive a car with manual transmission, they may initially struggle due to negative transfer। ओके। जैसे कि कोई कोई कार कार ऐसा होता है जिसमें ऑटोमेटिक गियर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, आपको बदलना नहीं पड़ता है। तो अगर आपने उस कार पे अपनी कार चलाने की स्किल को सीखा है और आपको कभी मैनुअल गियर चेंज करने वाली कार अगर मिलती है,
तो वहां जो है वो आपके लिए एक रुकावट बनती है। ओके, तो ये एक टाइप का निगेटिव ट्रांसफर है। सबको समझ में आया निगेटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर? ओके, नियर ट्रांसफर का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज हो जिसको हम लोगों ने सीखा हो और उससे रिलेटेड ऐसी कोई चीज हो जिसपे हम लोग आगे की लर्निंग करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कीबोर्ड पे अगर टाइपिंग सीखते हैं, कीबोर्ड पे अगर टाइपिंग सीखते हैं, कीबोर्ड प्रॉपर कीबोर्ड, और हमें जो है आगे अगर टाइपराइटर पे टाइपिंग अगर करनी पड़ती है, तो ये यहाँ सीखी गई टाइपिंग जो है यहाँ टाइपराइटर पे भी काम आ जाएगी। तो इसको हम लोग नियर ट्रांसफर बोलते हैं। ओके, वेन नॉलेज आर, हाँ हाँ बता रहे हैं। वेन नॉलेज आर स्कूल स्किल्स आर अप्लाइड टू ए context similar to one in which they are learned. From example, a student who learns to solve algebraic equation may use similar problem solving strategy when faced with geometric problem. नियर ट्रांसफर का मतलब यह है कि एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि कभी आपने किसी को ऐसे कहते सुना है कि स्कूटी इज जस्ट लाइक ए साइकिल? ऐसा सुना है आप लोगों ने कभी? हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए कोई बोला हो कि अगर तुम साइकिल चलाने जानते हो तो स्कूटी भी आसानी से चला सकते हो। वो पॉजिटिव ट्रांसफर भी है, लेकिन ये अगर हम लोग, आपको मैं एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ कि जस्ट लाइक, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जस्ट लाइक ए साइकिल, कोई भी ऐसी नई चीज हो जो हम लोगों ने किसी एक चीज पे सीखा हो, या उसी के सिमिलर कोई और चीज हमें करने को मिलती है तो जब हम उसे वहां परफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि हमने सुजुकी की स्कूटी चलानी सीखी हो और हम लोग एक्टिवा की स्कूटी चला लेते हैं, तो ये भी एक टाइप का नियर ट्रांसफर है। मतलब कि कोई भी ऐसी आसपास की चीजें हो जिसको हम लोग अपने लर्निंग को ट्रांसफर करके सीख सकते हैं, तो उसको हम लोग नियर ट्रांसफर बोलते हैं। जैसे कि कीबोर्ड वाला जो एग्जांपल मैंने दिया कि कीबोर्ड और टाइपराइटर, टाइपराइटर आप लोगों ने देखा होगा, वो कीबोर्ड के तरीके से एकदम जस्ट लाइक कीबोर्ड नहीं होता है, लेकिन उसमें जो टाइपिंग स्किल होती है, जो उसमें जो उसकी बटन्स की जो सेटिंग होती है, वो एकदम कीबोर्ड की तरीके से होती है। कीबोर्ड और टाइपराइटर में तो बहुत अंतर है, लेकिन टाइपिंग स्किल जिसने सीखी होगी कीबोर्ड पे, वो टाइपराइटर पे भी टाइपिंग कर सकता है, और टाइप राइटर वाला भी कीबोर्ड पे टाइपिंग कर सकता है। थोड़ा सा उसको अपने आप को बैलेंस करने में एक दो दिन का समय जो है वो लग सकता है। ओके, तो इसको हम लोग नियर ट्रांसफर बोलते हैं। अब समझ में आया प्राची? पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब है कि हमारे पीछे की लर्निंग हमारे आगे की लर्निंग में सहयोग करती है, हेल्प करती है, वो होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। नियर ट्रांसफर में ऐसा नहीं है, वो दोनों आपस में सिमिलर हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि नियर ट्रांसफर एक तरीके के पॉजिटिव ट्रांसफर को भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये एक तरीके का पॉजिटिव ट्रांसफर भी माना जा सकता है। ओके, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में हमें नियर ट्रांसफर दिखता है और उस हिसाब से उसमें क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो हमें जो है वहाँ नियर ट्रांसफर कोई लगाना होगा। पॉजिटिव ट्रांसफर एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर ये नियर ट्रांसफर एक छोटा सा एरिया है। ओके, इसके अलावा फायर ट्रांसफर है। फायर ट्रांसफर का मतलब है कि ये भी जो है पॉजिटिव ट्रांसफर के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि व्हेन नॉलेज और स्किल आर अप्लाइड टू ए कॉन्टेक्स्ट that significantly different from one in which they were learned. For instance, a person who learns problem solving skill in mathematics class may apply those skills in the real life situations such as budgeting, decision making. Okay,
मतलब कि हमारे लर्निंग का एरिया कहीं और है और उसको हम लोग कहीं और इम्प्लीमेंट जो कर देते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अंतर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो वहाँ जो है हम लोगों को फायर ट्रांसफर होता है, फायर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। ओके। इसके बाद अगला जो है वर्टिकल ट्रांसफर एक होता है और एक जो होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है। वर्टिकल ट्रांसफर का मतलब है कि व्हेन नॉलेज आर स्किल आर अप्लाइड फ्रॉम वन लेवल टू लर्निंग टू ए हायर और मोर कॉम्प्लेक्स लेवल। हम लोग देख सकते हैं कि ये भी एक टाइप का पॉजिटिव ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं प्राची? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वन लेवल ऑफ लर्निंग टू हायर और मोर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स लेवल तक जब हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं तो वर्टिकल ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट्स हु लर्न्स बेसिक ग्रामर रूल्स इन एलिमेंट्री स्कूल में अप्लाई दोज रूल्स मोर एडवांस राइटिंग टास्क इन हाई स्कूल। ऐसे एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ये होता है कि व्हेन नॉलेज और स्किल आर अप्लाइड फ्रॉम वन एरिया or domain to another within the same level of learning. For instance, a person who learns effective communication skill in a business context may apply those skills to personal relationship or community activities. ये जो है हॉरिजेंटल ट्रांसफर है। नियर ट्रांसफर जैसा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नियर ट्रांसफर में नहीं वो कवर किया जा सकता है, तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल ट्रांसफर बोलते हैं। जैसे कि एक स्टडी होती है हॉरिजेंटल स्टडी और एक स्टडी होती है वर्टिकल स्टडी। ऐसा आप लोगों ने सुना है? हॉरिजेंटल का मतलब है कि किसी एक टॉपिक में, वर्टिकल का मतलब होता है किसी एक टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश करना, उसमें जो है लेवल्स डिवाइड कर लेते हैं हम लोग और तब उसको हम लोग वर्टिकल स्टडी बोलते हैं। और हॉरिजेंटल स्टडी जब हम लोग करते हैं तो एक साथ में जब बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल स्टडी बोलते हैं। उसी तरीके से हॉरिजेंटल ट्रांसफर का मतलब है कि लेवल दोनों में सेम है और बस डोमेन जो है वो अलग है। लेकिन नियर ट्रांसफर में यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है डोमेन और लेवल की कोई जो है बात नहीं की जा रही। ओके। इस एग्जाम में जो है नियर ट्रांसफर जो है बहुत ज्यादा पूछा हुआ है और फार ट्रांसफर जो है बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। तो इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और एक बार जो अच्छे से इसको एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे, इससे जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैंने देखा था कि 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उस शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से पूछा गया। मैं इस क्वेश्चन को जो है ग्रुप में शेयर करूंगा, आप लोग उसका आंसर जो है हमें दीजिएगा। ओके। क्लियर है सबको? ओके। आगे जो हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ना है वो है स्टेज ऑफ लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ एज। चार स्टेज सभी को पता है। पहला होता है इन्फेंसी, दूसरा होता है चाइल्डहुड, तीसरा होता है एडोलेसेंस और चौथा होता है एडल्टहुड। ओके। इन्फेंसी का मतलब होता है जब हम लोग पैदा होते हैं, शैशवा अवस्था इसको बोलते हैं। इन्फेंसी इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, टिपिकली फ्रॉम बर्थ टू एक्सप्रोमेटली 2 इयर्स ऑफ एज। मतलब कि 0 से 2 साल की एज को हम लोग इन्फेंसी में कैलकुलेट करते हैं। ड्यूरिंग इन्फेंसी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस रैपिड फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट, लर्निंग टू कंट्रोल their movement, explore their environment and interact with caregivers। ये होता है इंटेंसी के द्वारा। एक चीज हम लोग को याद रखनी है कि बॉडी का जो ग्रोथ होता है, एक बार मैं चारों स्टेज बता देता हूँ उसके बाद आपसे बात करता हूँ। दूसरा एक चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है 3 से लेके 8 या 9 साल तक माना जाता है, इसको हम लोग चाइल्डहुड बोलते हैं। चाइल्डहुड फ्लोज इन्फेंसी एंड स्पेंड फ्रॉम
2 years ऑफ एज टू एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का एज जो होता है वो लड़कों में 10 साल से शुरुआत होता है और लड़कियों में 9 साल से शुरुआत होता है। तो ये दोनों में अलग अलग होता है। लड़कियों में 1 साल जो है कम होता है, लड़कों में 1 साल ज्यादा होता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड इंडिविजुअल कंटिन्यू टू ग्रो फिजिकली, intellectually, emotionally, and socially. Children acquire fundamental skills such as language, social interaction, problem solving while engaging imaginative play, exploring their interest and surrounding। ये होता है चाइल्डहुड के दौरान। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो है जो हमारे काम का है वो है एडोलेसेंस और एडल्टहुड। एडोलेसेंस की एज जो होती है वो 10 से लेके 19 साल और 9 से लेके 18 साल। 10 से लेके 19 साल ये जो है लड़कों की मानी जाती है, 9 से लेके 18 साल ये जो है लड़कियों की मानी जाती है। और एडोलेसेंस हमारे लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, ये सब सारी चीजें जो है एडोलेसेंस के समय ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशियल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट, typically acquired during the teenage year. This stage marked by significantly physical, cognitive, emotional, social changes as individuals undergo puberty, strive for identity formation. Adolescent experience heightened self-awareness, peer influence, exploration of personal values, interest, and appreciation. Okay? एक बार हम लोग इसका ये जो है ओवरव्यू देखें, इसके बाद एडोलेसेंस और एडल्टहुड पे हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एडल्टहुड जो होता है वो 18 वर्ष के ऑनवर्ड और 19 वर्ष के ऑनवर्ड पाया जाता है। एडल्टहुड क्लोज एडोलेसेंस रिप्रेजेंट स्टेज ऑफ लाइफ when individual reach physical and psychological maturity. During adulthood, individual often takes on adult roles and responsibility, such as pursuing a career, starting a family, and contributing to society. Adulthood is characterized by independence, autonomy, self-reliance, individual strive achieve personal and professional goals. Okay? अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज ध्यान देते हैं कि इन्फेंट्री के दौरान जो है फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। और हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है 0 से लेकर 3 साल के दौरान बहुत तेजी से ग्रोथ करता है फिजिकली और मेंटली और इमोशनली। ओके, चाइल्डहुड के दौरान जो है ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है एज कंपेयर टू इन्फेंट्री। ओके, इसमें ग्रोथ, सारी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, जितनी भी ग्रोथ होती है ये सारी चीजें इन्फेंट्री के तुलना में कम हो जाती है थोड़ी सी। ओके, इसके बाद फिर जो है जब एडोलेसेंस का पीरियड आता है तो ये ग्रोथ एक बार फिर से बहुत तेजी से होती है और एडल्टहुड में फिर से ये एक तरीके से बोले तो स्टेबल हो जाती है, यानी कि बहुत ना के बराबर ग्रोथ होती है। ओके, ये चारों स्टेज सबको क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? ओके, इसके बाद एक मॉडल जो है इरिस्कन मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये मॉडल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट्री ये जो है ये चारों पीरियड को जो है, चारों स्टेज को जो है और छोटे छोटे पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। और हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो इन्फेंसी है इसमें बोलते हैं कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मतलब कि हम लोग जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो या तो बच्चा किसी को पहचानता है या नहीं पहचानता। जिसको पहचानता है उसके पास बहुत आसानी से चला जाता है और उनके साथ जो है बहुत अच्छा बिहेव करता है, या जिसको नहीं पहचानता है उसके साथ
एकदम जो है अलग बिहेव करता है। तो ये जो इन्फेंसी को बताते हैं कि ये स्टेज जो होता है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का होता है। जैसे कि एग्जांपल में ए बेबी इज born into loving and supportive family, the parents consistently respond to baby needs, providing food, warmth, comfort. As a result, the baby develops a sense to trust their caregivers, feeling safe, secure in their environment. ये जो होता है मिसट्रस्ट होता है। जैसे कि छोटा बच्चा अगर मम्मी की गोद से किसी और की गोद में चला जाता है तो रोने लगता है। तो ये क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। ओके, दूसरा है बताते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ये जो है टॉडल टॉडल हुड जो है ये सेकंड स्टेज बताते हैं। तीसरा स्टेज जो है ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट प्री स्कूल। चौथा ये बताते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्कूल एज। इसके बाद अगला जो है बताते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल ऑफ कंफ्यूजन। एडोलेसेंस की सबसे बड़ी पहचान ये है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेंस, ये जो है आइसोलेशन, ये यंग एडल्टहुड की बहुत बड़ी पहचान है। मिडिल एडल्टहुड की पहचान है जनरेटिव एंड स्टिनाइजेशन। इंटीग्रिटी एंड डिसस्पेयर, ये जो है लेट एडल्टहुड की पहचान है। तो इसको एक बार हम लोग अच्छे से, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो आज के क्लास के बाद एक बार पढ़िएगा इस एरिस्टल मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को, और एक बार खुद का जो है कॉग्निटिव डोमेन का यूज करिएगा, चीजों को सोचिएगा। और उसके बाद अगर आपको किसी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम होती है तो हम कल की क्लास में इसको अच्छे से आपके डाउट को जो है क्लियर कर देंगे। सभी लोग इसको पढ़ने वाले हैं। 5 मिनट का समय लगेगा पूरे इस मॉडल को पढ़ने में, एरिस्टल मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को। ओके, इसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एडोलेसेंस लर्नर्स के बारे में, जिसको हम लोग फोकस करने वाले हैं। हम लोग देख सकते हैं कि एडोलेसेंस को भी 3 एज में जो है वो डिवाइड किया गया है, अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस। ओके, 10 से 19 साल, एक एक साल हम लोग जब गर्ल्स की निकालेंगे तो एक एक साल दोनों में से माइनस कर देंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम दे थ्रू बिग चेंजेस लाइक ग्रोइंग अप फिजिकली मेंटली, दे फिगरिंग आउट who they are and what their interest in. They need special care education that fits their age and stage of life. Teacher and parents need to understand them will help them learn to grow effectively. ये होती है एडोलेसेंस। 3 एज जो होती है उसमें 10 से 14 पहली होती है, 14 से 17 दूसरी होती है, और पोस्ट एडोलेसेंस में 18 से 25 होता है, जिसे हम लोग प्री एडल्टहुड और पोस्ट एडोलेसेंस के नाम से जानते हैं। ओके, हो सकता है कि इस ईयर में 1-2 साल इधर उधर आपको कहीं और देखने को मिल जाए, तो इससे नहीं हमें परेशान होना है। और बस एक मोटी मोटा याद रखना है कि जो शुरू के 4 साल होंगे वो अर्ली एडोलेसेंस के होंगे, 5 साल। उसके बाद के 4 साल फिर से मिडिल में, और उसके बाद आगे की जो 7 साल होता है वो पोस्ट एडोलेसेंस में होता है। इसमें जो होता है कि अर्ली एडोलेसेंस में 10 से 14 साल के बीच में रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है। फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और हमें जो है सेल्फ अवेयरनेस वो जो है बढ़ जाता है। लड़के जो है अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं। लड़कियां जो होती हैं अपनी सुंदरता को लेकर अवेयर होने लगती हैं। वो लड़कियां मैक्सिमम होता है कि 10 से 14 साल के बीच में अब वो मेकअप करने की कोशिश, मेकअप का सीखने की कोशिश करती हैं। लड़के जो होता है वो अब जिम वगैरह या फिजिकल वर्कआउट करके अपने सेल्फ अवेयरनेस को दिखाते हैं। ओके, ये जो अर्ली एडोलेसेंस होता है। मिडिल एडोलेसेंस में कंटिन्यू फिजिकल डेवलपमेंट, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, जब 14 से 17 साल के बीच की होती है तो हम लोग अपने आसपास या अपने खुद को महसूस कर सकते हैं। ये अब हमें चाहिए फुल इज्जत। फुल इज्जत का मतलब है कि अब हमें चाहिए आइडेंटिटी,
हमें हमारे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि अब लोग हमें पहचानना शुरू करें। इसी दौरान जो हम बहुत ज़्यादा सोशल होने की कोशिश करते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल जो है बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच अपना इंप्रेशन जो है जमाने की कोशिश करते हैं। ये मिडिल एडोलेसेंस की जो है ये सब सारी चीज़ें हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि ये पीरियड जो है 14 से 17 साल के बीच में, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो है हमारे 10th या 12th के जो एजुकेशन होता है उसी समय के है। तो सबसे पहले 10th में हम लोग पास आउट करने के बाद अपना स्ट्रीम डिसाइड करते हैं कि हमें बायो लेना है, मैथ लेना है, या ह्यूमैनिटीज पढ़ना है। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारा जो है एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटरेस्ट है, हम अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ओके, वो अलग बात है कि कुछ लोग जो है पेरेंट्स के दबाव में आके सारी चीजें करते हैं। तो मिडिल एडोलेसेंस में क्या होता है कि फिजिकल ग्रोथ हमारा कंटिन्यू होता है, हमें जो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन की एक भूख होती है, और हम खुद से चीजों को अपने इंटरेस्ट को जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ओके, पोस्ट एडोलेसेंस में हमने बोला कि ये जो है प्री एडल्ट होता है। यहाँ तक आते आते बहुत सारे लोगों के दोस्त जो है टूटते हैं, नए सारे दोस्त बनते हैं, बहुत लोगों का ब्रेकअप वगैरह जो होता है। तो अब जो है धीरे धीरे वो उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो डाउन होती है। अभी हम लोग सभी लोग इस एज में हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रांजिशन टू यंग बोला जाता है कि अब लड़का समझदार हो गया है। परस्यू ऑफ हायर एजुकेशन एंड करियर, सभी लोग अब हम लोग जो है अपने हायर एजुकेशन और करियर में है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल वैल्यू, हमारी खुद की कुछ वैल्यू जो है इसकी जो है डेवलपमेंट हो जाता है। हमारी खुद की एक पहचान जो है अब तक बन चुकी है कि वो जो है थोड़ा सा सनकी है, वो थोड़ा सा गुस्सा वाला है। ये जो है पहचान अब तक हमें मिल चुका होता है। ओके, तो ये 3 स्टेज ऑफ एडोलेसेंस है, जिसको हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया। इसको आप लोग एक बार केवीएस मदान की बुक से पढ़िएगा, और वहां से जो है चीजों को और अच्छे से पढ़िएगा। अगर उसमें कोई टॉपिक या कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग इस पे जो है बात करेंगे। ओके, इसके बाद एक बार ये छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग आज खत्म कर देते हैं। मेजर चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, सबसे पहले जो चेंज होती है एकेडमिक अचीवमेंट होती है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 10th 12th यूजी पीजी, पीजी मान लीजिए कि ये जो है हमारे एडल्टहुड के समय या पोस्ट एडोलेसेंस में होती है। तो ये सब सारी चीजें एकेडमिक अचीवमेंट में आती है। सोशल चेंज, मैंने बताया कि हमें जो है दोस्त बनाने की भूख होती है शुरू शुरू में। उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप होता है, कुछ लोगों के दोस्त जो है धोखा देते हैं, कुछ लोग जो है पहले बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, फिर उनका ग्राफ जो है वो अनसोशल की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे वो चीज जब वो दुनिया का मतलब समझ जाते हैं कि दुनिया मतलब से है, तो फिर वो दुनिया की तरफ बिहेव करने लगते हैं। तो एडोलेसेंस का जो ये पोस्ट एडोलेसेंस का जो समय है, उसमें हम थोड़े जो चीजों को सीख जाते हैं वो थोड़े से अनसोशल हो जाते हैं, मतलब कि समाज से जो है थोड़ा सा कटना शुरू कर देते हैं, और वो अपने आप पे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, इस चीज को हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी वही सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। सोशल चेंज में क्या होता है, इमोशनल चेंज, ये भी सोशल चेंज से रिलेट कर सकते हैं कि शुरू शुरू में हम लोग जब एडोलेसेंस में जाते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे लोगों की बातों से हर्ट हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी एज में, तो हम लोग सीखते हैं कि दुनिया का क्या है, दुनिया का काम है कहना, दुनिया को कहने दो। ये सब सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे इमोशनल चेंज, और इसकी भी ग्राफ लगभग इसी तरीके से बनती है। जब शुरुआती एडोलेसेंस में हम लोग होते हैं तो हमारा इमोशन जो है वो बहुत हाई होता है, धीरे धीरे वो लो होने लगता है, और एक समय आते आते एडल्ट आते आते वो एक पैरेलल जो है वो चलने लगता है। ओके, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज, ये बताने की आवश्यकता है नहीं। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज, सबका शरीर जो है वो ग्रोथ करता है।
और साइकोलॉजिकल चेंज मतलब सबकी जो है चीज़ों को समझने की कैपेसिटी वो जो है वो बढ़ती है। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे जो है एडल्ट लर्नर्स और एक थोड़ा सा ये जो है आप लोग देखिएगा, एडल्ट लर्नर और एडोलसेंस लर्नर में क्या जो है अंतर होता है। ओके, इसमें जो है ये दोनों में डिफरेंसेस जो है वो बताया गया है, और खुद के ऊपर जो है लेके समझने की कोशिश करिएगा कि कितना ज्यादा एडोलसेंस का इफेक्ट हमारे ऊपर था। एडल्ट लर्नर अब हम लोग एडल्टहुड में इंटर कर चुके हैं, तो हमारे ऊपर जो है एडल्ट लर्नर की कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो काम करती हैं। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम या समझने में प्रॉब्लम या एग्जाम्पल में समझ में आता हो, तो तुरंत जो है यहाँ बोल सकते हैं। इसीलिए क्लास को जो गूगल मीट पे रखा जाता है कि सभी लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करें और हम लोग अच्छे से चीजों को सीखें। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।